जो नेट का सिलेबस का कम टफनेस का जो बात किया जाए तो ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है किसी भी सब्जेक्ट का, केवल पॉलिटिकल साइंस का नहीं, सब ऑल इंडिया लेवल का सब एग्ज़ाम है। और सिलेबस जो है बहुत वास्ट है। चुनौतीपूर्ण तो बहुत था क्योंकि पहला जब लॉकडाउन लगा तो सभी लोग घर चले गए थे, काफ़ी किताबें घर यहीं पे रह गई थी, तो उस काल में बहुत दिक्कत हुआ। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि परिवार से हमेशा सपोर्ट मिला। पिताजी मेरे डिफेंस में हैं, अभी ऑनररी लेफ्टिनेंट हैं, तो उस कारण से जो स्कूलिंग मेरी हुई वो भारत के अलग अलग राज्यों में हुई। स्टार्टिंग में पैदा में हुआ देवलाली में, जो कि महाराष्ट्र में है, नासिक में। उसके बाद 1 to 5 मतलब कुछ दिन मैं रुड़की में पढ़ा, कुछ दिन आसाम में, बिहार में। फिर फाइनल जो मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई है वो मैंने देहरादून से की, केंद्रीय विद्यालय बीरपुर से। उसके बाद मेरा होम टाउन नवादा हुआ, नवादा बिहार में है, वहाँ से मैंने यूजी किया। अब फिर पापा यहाँ पे पोस्टेड थे रांची में, दीपाटोली में, तो फिर यहीं उस समय यहाँ पर आया था, तो यहीं पे मैंने पीजी में एडमिशन लिया था। तो बस फिर उसके बाद फिर यहीं पे रेगुलर। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। शनिवार को यूजीसी नेट का रिजल्ट जारी किया गया और इसमें पॉलिटिकल साइंस ग्रुप में इस वक्त अंकित झा हमारे साथ बैठे हैं। इन्होंने पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। हम पहले इनसे उस पूरी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, इनकी सफलता का जो सफ़र रहा है उस बारे में जानेंगे और इसमें किस तरह की चुनौतियों का सामना इनको करना पड़ा उस बारे में भी जानेंगे और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा से लेके अब तक का जो सफ़र है उस बारे में भी बात करेंगे और पूरे विस्तृत तरीके से सब कुछ स्पष्ट करेंगे। पहले तो जो आपको कामयाबी मिली है, आप दूसरा स्थान आपने हासिल किया, उसके लिए तो बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीधा मतलब साफ सी बात है कि मतलब सफलता प्राप्त हुई है तो मन को तो बहुत खुशी मिल रही है। सब दोस्त परिवार सब बहुत खुश हैं इस मौके पर, तो अच्छा लग रहा है। अ, ये अटेम्प्ट आपका कितनी बार का था और पहले अगर आपने कभी अटेम्प्ट किया है इसे तो क्या परिणाम रहा था? सर ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट रहा था। पहले दो जो मेरे अटैम्प्ट थे उसमें मेरा केवल नेट क्वालिफाई हुआ था, बस कट ऑफ मार्क क्रॉस कर पाया था मैं। लेकिन ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था और बीच में कोरोना काल में टाइम भी बहुत ज़्यादा मिल गया पढ़ने के लिए। मार्च का भरा हुआ फॉर्म था लेकिन डेट को बार बार एक्सटेंड किया गया, तो उसमें मौका मिला कि हम रिवाइज ज़्यादा कर पाएँ। तो उसी का परिणाम था कि हम वहाँ पे क्वेश्चन पेपर थोड़ा लगा कि हाँ मॉडरेट टू इजी टाइप का ही हमको फील हुआ, तो इसीलिए थोड़ा रिज़ल्ट अच्छा हुआ। कई लोग जो हायर एजुकेशन की तरफ सोचते हैं तो वो जब आपके बारे में जानेंगे पढ़ेंगे तो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपने 2 अटेम्प्ट नेट क्लियर किया था, फिर आप जीआरएफ के लिए ट्राई कर रहे थे। दोनों में फ़र्क क्या होता है और क्यों ट्राई करते हैं लोग? और नेट क्लियर करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन जीआरएफ ये है कि आप जब तक पीएचडी करते हैं, जब तक आपको यूजीसी एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है जिससे आप अपना पीएचडी जो है उस फंड कर सकते हैं। आपकी किताबें हो गई, आपका एचआरए हो गया, सब यूजीसी बियर करता है, तो इससे पढ़ाई आगे जारी रखने में मदद होती है। इस कारण से लोग जो नेट से आगे यूजीसी जीआरएफ निकालने की भी कोशिश करते हैं। तो ये जो स्टाइपेंड मिलता है ये कितने सालों का, इसका कोई टाइम पीरियड होता होगा? जी जी बिल्कुल, इसका टाइम पीरियड है। स्टार्टिंग के 2 साल जो है वो जीआरएफ कहलाता है, उसके फिर 3 साल एसआरएफ कहलाता है। तो इसमें एसआरएफ के बाद कुछ अमाउंट बढ़ भी जाता है, तो टोटल 5 साल तक ये अमाउंट मिलता रहता है, स्कॉलरशिप मिलता है। उसके बीच में भी कोई एग्जामिनेशंस होते हैं क्या स्टाइपेंड को रिन्यू करने के लिए, चीज़ों के लिए? रिन्यूअल आपको यूजीसी को बार बार रिपोर्ट भेजना पड़ता है, क्योंकि अपडेट आप जब आपको सरकार किसी काम के लिए पैसे दे रही है, तो आपको पढ़ने के लिए पैसे दे रही है, तो आपको अपडेट करना पड़ेगा कि हाँ आपका जो थीसिस है, आपका जो वर्क है वो कहाँ तक पहुँचा है, तो अपडेट करना पड़ता है रेगुलर। देखिए, जब आप एक स्तर की जो हम परीक्षाएं ले लें हायर में, एक तो होता है कि लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कई लोग पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। मतलब उतना ज़्यादा नहीं तो उससे कहीं कम भी नहीं नेट की प्रिपरेशन होती है, इसमें भी मेहनत बहुत लगती है। 3 अटेम्प्ट आपने किए, बीच में कोरोना का एक बहुत गंभीर स्थिति पैदा हुई जहाँ पर लोग मानसिक परेशानी में थे। तो कितना चुनौतीपूर्ण रहा कि उसको लगातार बनाए रखना? चुनौतीपूर्ण तो बहुत था, क्योंकि पहला जब लॉकडाउन लगा तो सभी लोग घर चले गए थे, काफ़ी किताबें घर यहीं पे रह गई थी, तो उस काल में बहुत दिक्कत हुआ आदमी लोगों को पढ़ाई करने में भी। केवल मुझे नहीं, सब जितने भी स्टूडेंट थे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, सबको मतलब सबको परेशानी हुई इस चीज़ की। दूसरा जो नेट का सिलेबस का कम टफनेस का जो बात किया जाए तो ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है किसी भी सब्जेक्ट का, केवल पॉलिटिकल साइंस का नहीं, सब ऑल इंडिया लेवल का सब एग्ज़ाम है। और सिलेबस जो है बहुत वास्ट है। अपना तो आपको टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में जो पेपर 1 है, पेपर 1 का सिलेबस बहुत वास्ट है, जिसमें आपको एनवायरनमेंट हो गया, लिटरेचर हो गया और कंप्यूटर सब, मतलब आईसीटी बिल्कुल ऐसा नहीं कि जो आप
जो कि मतलब बच्चों वाला लेवल नहीं है, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा उसके लिए, ताकि वहाँ पे जाके स्कोर कर पाएँ। DIS सब का भी लेवल जो होता है वो काफ़ी मतलब एक, हाँ मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बना रहा है UGC, तो उस लेवल का क्वेश्चन पेपर भी वो सेट करता है। तो वहाँ पे बहुत सिलेबस वास्ट होता है, तो मेहनत तो लगनी इसमें करनी पड़ती है। जो पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें अपडेट होता रहता है, जितने भी संसद के नए सत्र होंगे कुछ ना कुछ अपडेट हो जाएगा। अगर उसमें कोई संशोधन ले आया गया तो जाहिर सी बात है कि उसका भी ध्यान रखना पड़ता होगा आपको, कोर जो बातें हैं उसके अलावा। जी सर, बिल्कुल। पॉलिटिकल साइंस से डायनेमिक कुछ है ही नहीं सर। अरिस्टोटल ही इसको ट्रू साइंस कहते थे, तो इससे ज़्यादा डायनेमिक कोई सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई है। हर चीज़ से आप रिलेटेड है। आप मीडिया की बात कर लें, मीडिया का भी 50% यही पॉलिटिक्स कवर करता है। ऐसा कुछ नहीं है जो पॉलिटिक्स से अलग है। हर पॉलिसी, चाहे साइंस से रिलेटेड हो या वेलफेयर से रिलेटेड हो, सब पॉलिटिक्स के ही थ्रू ही जाती है। तो आपको अपडेटेड रहना तो बहुत ज़रूरी है सर। इंटरनेशनल अफेयर हो, रीजनल अफेयर हो, नेशनल अफेयर हो, आपको अपडेट रहना पड़ेगा इसके लिए। और जो थियोरी पार्ट है, मेन जो कोर है हमारे पॉलिटिकल साइंस का, वो चेंज नहीं होता है, लेकिन उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको ऑथेंटिक किताब, सही किताब आपको उठाना पड़ेगा उसके लिए। देखिए, आपने पॉलिटिकल साइंस से किया तो ये सवाल बहुत लाजमी है कि एक आम भारतीय परिवारों में जो खासकर मध्यम वर्ग है, वो जैसे ही बच्चों को स्कूल में डालता है तो अगर उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो वो नीट के बारे में सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है डॉक्टर बन जाएगा। अगर थोड़ी सी वो मैनेज कर सकते हैं तो आईआईटी के बारे में सोचते हैं, इंजीनियर बन जाएगा। आर्ट्स को थोड़ा सा बहुत वो नज़रिए से देखा जाता है, पॉलिटिकल हीन नज़रिए से देखा जाता है। ये चुनौतीपूर्ण रहा। चुनौतीपूर्ण तो ऐसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि मेरे परिवार जो था मेरा बहुत ही सपोर्ट हमेशा मेरा परिवार का मिलता रहा। हाँ, मैंने भी इंटर जो है वो साइंस से किया था, क्योंकि मेरा टारगेट स्टार्टिंग में कुछ और था। मैं CDS के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मैंने क्लियर भी किया। एयरफोर्स में मुझे जाना था, AFSB भी मैं पहुंचा, लेकिन वहाँ पे PABT में नहीं क्वालिफाई कर पाया था इंटरव्यू में। तो इसीलिए मुझे साइंस स्ट्रीम चाहिए था, क्योंकि एयरफोर्स में जाना था। लेकिन उसके बाद ऐसा कोई मतलब एलिजिबिलिटी यही है कि 12th में आपका 10+2 में आपका मैथ और साइंस होना चाहिए। तो इस कारण से मैंने वो रखा था। लेकिन उसके बाद ऐसा कोई बाध्यता नहीं था। मैंने परिवार वालों से बात की कि स्ट्रीम मुझे चेंज करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रीम मैंने चेंज किया। परिवार का पूरा सपोर्ट मिला, पिताजी हमेशा सपोर्ट किए, मम्मी का हमेशा सपोर्ट रहा। एक तो आपने अभी जिक्र कर दिया है कि आप डिफेंस में जाना चाहते थे, और इसके बाद किसी भी कारण से अगर आप वहाँ पर नहीं गए और आपने फिर आगे सोचा तो डिफेंस से सीधे आपने एकेडमिक्स की तरफ मुड़ने का सोचा, फिर आपने उसके लिए पॉलिटिकल साइंस को चुना। कोई खास वजह थी उसकी? सर, पॉलिटिकल साइंस तो मेरा ऑनर्स सब्जेक्ट भी था, तो उसमें पॉलिटिकल साइंस को चुनना मतलब चुनना ही था। दूसरा ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा अपना सब्जेक्ट था सर। तो ये तो इसी में जाना था। और डिफेंस के बाद मेन है कि जब मैं PG कर रहा था, तो PG करता हुआ कोई भी छात्र होता है तो उसके मन में एक होता है कि हम आगे रिसर्च वर्क के लिए जाएं। तो रिसर्च वर्क के लिए सबसे अच्छा जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है कि आप नेट निकाल लें, तो उससे आप इजीली कहीं भी रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है। JRF हो जाए तो आपको फिर स्टेपन मिल जाता है, तो आप उससे अपना आराम से फंड कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ को, कहीं घर वालों से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो और उसके बाद फिर एकेडमिक के फील्ड में आप आराम से बढ़ सकते हैं। इस कारण से सोचा कि नेट JRF का एग्ज़ाम हेल्पफुल रहेगा। ये भी है कि जब हायर एजुकेशन का आप सोच रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन किया, PG किया, आप अभी PhD आपका चल रहा है, फिर आप नेट JRF क्वालिफाई कर चुके हैं आप। आर्थिक स्थिति कहीं आपको लगा कि आड़े आ रही है? कभी लगा कि इससे पीछे हट जाना चाहिए, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी करके कहीं सेट हो जाओ, या PCS है या राज्य की बाकी सेवाएं हैं उसके बारे में सोचा? नहीं सर, अभी मेन है कि परिवार, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि परिवार से हमेशा सपोर्ट मिला। मेन केवल बहुत जगह क्या होता है ना कि हिंदी पट्टी पूरी केवल बिहार और झारखंड की बात नहीं है। ये झारखंड बात पूरी हिंदी पट्टी की है। जैसे ही आदमी ग्रेजुएट होता है तो घर वाले एक बर्डन बनाते हैं। बनाते क्या है, मजबूरी भी आर्थिक, जैसे आपने मेंशन भी किया कि आर्थिक स्थिति हो या और कोई ऐसी चीज़ हो जिसके कारण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ आदमी चला जाता है। लगना ही पड़ता है कि हाँ नौकरी कोई चाहिए, मजबूरी हो जाती है, क्योंकि और कोई साधन नहीं बचता है। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि आदमी हायर स्टडीज़ परस्यू नहीं कर पाता है। उसको वहीं पे BA के बाद छोड़ना पड़ जाता है। वो आराम कहीं पे बड़े से, हाँ B.Ed कर लीजिए, कोई भी टेक्निकल कोर्स कर लीजिए। लेकिन ऐसा बर्डन कभी घर की तरफ से नहीं बना, हमेशा सपोर्ट ही मिला। तो वही अभी भी पिताजी कहते हैं कि नहीं, आगे परस्यू करो आप, मतलब PhD कीजिए, उसके बाद अगर डिलीट करना है तो वो भी कीजिए। तो मतलब ऐसा आर्थिक कभी उसका सामना नहीं करना पड़ा। तो आप कहाँ देखते हैं फाइनली अपने करियर को, कहाँ देखते हैं?
एकेडमिक के फील्ड में ही आगे परस्यू करना चाहेंगे अभी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद। एक तो आप अपने एक शैक्षणिक सफ़र के बारे में बताइए, प्राइमरी से लेकर अब तक का जो सफ़र रहा है। आपने क्या क्या किया, कैसी कैसी चीज़ें बदली? जी, मेन है कि पिताजी मेरे डिफेंस में हैं, अभी ऑनररी लेफ्टिनेंट हैं। तो इस कारण से जो स्कूलिंग मेरी हुई वो भारत के अलग अलग राज्यों में हुई। स्टार्टिंग में पैदा में हुआ देवलाली में, जो कि महाराष्ट्र में है, नासिक में। उसके बाद 1 to 5 मतलब कुछ दिन मैं रुड़की में पढ़ा, कुछ दिन आसाम में, बिहार में। फिर फाइनल जो मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई है वो मैंने देहरादून से की, केंद्रीय विद्यालय बीरपुर से। उसके बाद मेरा होम टाउन नवादा हुआ, नवादा बिहार में है, वहाँ से मैंने यूजी किया। अब फिर पापा यहाँ पे पोस्टेड थे रांची में, दीपाटोली में। तो फिर यहीं उस समय यहाँ पर आया था, तो यहीं पे मैंने पीजी में एडमिशन लिया था। तो बस फिर उसके बाद फिर यहीं पे रेगुलर हूँ सर मैं। रांची यूनिवर्सिटी से आपका? जी सर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, रांची यूनिवर्सिटी। बाकी और लोग जो हैं जो उच्च शिक्षा की ओर जा रहे हैं, या क्योंकि एक एक सवाल बहुत होता है कि एकेडमिक्स की एक तो स्थिति जो भी है, कॉलेज में प्रोफेसरों की कमी की बात की जाती है, नियुक्तियां जो हैं बहुत सारी एडहॉक्स पे हो रही हैं। तो कई लोग थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं कि वाकई हम करें या ना करें। उसके लिए कुछ आपके पास है मैसेज? सर, शिक्षा व्यवस्था तो भारत में अभी बहुत ही ख़राब स्थिति में है। और शायद सरकारी अगर हम लोग शिक्षा व्यवस्था को देखें तो अभी मतलब बहुत ही क्या, कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो 10-10, 15-15 साल से एडहॉक में पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी तक परमानेंट नहीं हुआ। तो एक अंदर से जो मोटिवेशन होता है कि हाँ बच्चों को पढ़ाना है, कुछ करना है, तो वो धीरे धीरे सर निकलता जाता है। सीधी सी बात है कि जब आपका पॉकेट में अगर नहीं होगा कुछ पैसा, घर चलाने का वो नहीं होगा, तो कुछ काम करने का मन नहीं होगा। तो सरकार और जो शिक्षा में जो खर्चा होता है वो खर्चा नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स फ्यूचर ऑफ द नेशन, जो कि हो नहीं रहा है। तो वही जो आज से बहुत साल पहले से जो छात्र संगठनों की जो मांग थी कि शिक्षा में जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, तो हमको भी वही लगता है कि बजट का 10वां हिस्सा आप अगर बजट में शिक्षा में खर्च करेंगे तो आपका बजट भी डबल करेगा वही शिक्षा। आपके रिसर्च बढ़ेंगे हर हर क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, सोसाइटी के क्षेत्र में, वेलफेयर के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में रिसर्च होगा, हर क्षेत्र में लोग आगे बढ़ेंगे। अब तो केवल ऐसा नहीं है कि केवल रिसर्च ही होगा, वहाँ से जो आउटपुट आएगा, जैसे मान लीजिए बीटेक हम कहीं से हुआ, कहीं से सोशल वर्क पे लोग आए, कहीं पे मतलब किसी भी टेक्निकल फील्ड में जो पढ़ाई हो रही है, अगर अच्छे टीचर हैं, अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा पढ़ाई हो रहा है, तो सर वहाँ से जो आउटपुट आएगा, जो वहाँ से लोग बाहर आएंगे वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक थोड़ा सा लाइट सवाल आता है कि आप जब एक पढ़ाई हायर कर रहे हैं ना, तो एक वक्त लगता है अच्छा खासा, और आपके आसपास कई ऐसे भी लोग होंगे जो सेट हो गए होंगे, आपके दोस्त साथी जिन्होंने जॉब कर लिया, शादी कर ली। सेटल होने का मतलब होता है शादी हो लेना। हो सकता है फैमिली ना कहती हो, लेकिन चचेरे मेरे मौसे भाई ये लोग नहीं छोड़ते। इसका इसका तनाव भी एक होता है, आप पढ़ाई करें आप ये करें। नहीं सर, अभी तक तो ऐसा तो किसी ने बोला नहीं है, अभी तक प्रेशर इस तरह का नहीं बना है। लेकिन पढ़ाई अभी परस्यू करना चाहेंगे कुछ साल तक, जब तक सेटल ना हो जाए, उसके बाद शादी वादी बाद में। जब इतनी गंभीर आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, पॉलिटिकल साइंस इतना डायनेमिक है, नए नए बदलाव हो रहे हैं, तो आपको लगातार अपडेट रहना पड़ता है। तो ऐसे में खुद को फ्रेश रखने के लिए अंकित क्या करते हैं? सर, खुद को फ्रेश रखने के लिए मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे दोस्त लोग हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो किताबें कभी कभी कुछ कुछ पढ़ लेते हैं, बाकी फिर यूट्यूब में है। और सर स्पोर्ट्स वगैरह सर पहले हम खेलते थे, लेकिन अभी नहीं खेलते हैं। कौन सा? सर वॉलीबॉल में हम खेले हुए हैं, SGFI खेले हैं वॉलीबॉल में। लेकिन अब क्रिकेट वगैरह भी शौकिया खेलते थे, लेकिन अब कुछ नहीं खेलते हैं। चलिए, शुक्रिया पूरी बात। धन्यवाद। तो ये थे अंकित झा, जिन्होंने यूजीसी नेट द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें पॉलिटिकल साइंस ग्रुप में पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है, और आगे शिक्षा के क्षेत्र में ही अपना योगदान देना चाहते हैं, अपने करियर को वहाँ ही देखते हैं। और भारत के संदर्भ में शिक्षा का बहुत इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से अच्छे शिक्षकों की, अच्छे प्रोफेसर्स की बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात है कि एक सवाल जब भी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी की जाती है तो अक्सर
भारत के यूनिवर्सिटीज़ की हालत उसमें अच्छी नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है अच्छा रिसर्च वर्क नहीं होना, जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। तो निश्चित रूप से ऐसे युवा जब आते हैं आगे और प्रतिभाशाली हैं और इस तरह से गंभीरता से चीज़ों को सोचते हैं, तो जाहिर तौर पर एक अच्छा परिणाम आता है, और अंकित झा उसी लीक पर चल रहे हैं, और उम्मीद यही होगी कि हम उन्हें आगे रिसर्च के क्षेत्र में एक बढ़िया कुछ काम करता हुआ देखेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, सहयोगी ऋषभ के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in